गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर 4 सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है वही लास्ट लेसन, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। और आज का टॉपिक है हमारा पाकिस्तान से आए विस्थापितों की समस्याएं एवं पुनर्वास। 1947 के विभाजन की विभीषिका का शिकार पंजाब सबसे ज़्यादा हुआ और विभिन्न परिस्थितियों के कारण उनमें असुरक्षा की भावना घर कर गई तथा लोग कत्लेआम में लग गए। पंजाब में अराजकता एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। पंजाब में हुए भीषण नरसंहार से लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों रुपए की संपत्ति व साजो सामान नष्ट हो गया। लाखों लोगों को पूर्वी पंजाब से तथा लाखों लोगों ने पश्चिमी पंजाब से देशांतरण किया और जिससे अनेक समस्याएं पैदा हो गई। पाकिस्तान से लोगों को निकालना, राहत प्रदान करना एवं उनका पुनर्वास सरकारों के सामने बड़ी समस्याएं थी, परंतु पंजाब की सरकार व भारत की सरकार ने बड़े सफलतापूर्वक तरीके से इस समस्या को सुलझाया। विस्थापितों से जुड़ी समस्याएं का विवरण इस प्रकार से है। सांप्रदायिक दंगे व नरसंहार हुए। मार्च 1947 में देश के बड़े नगरों गांव में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। लाहौर से शुरू होकर दंगे अन्य शहरों मुल्तान, रावलपिंडी, शेखुपुरा, गुजरांवाला, कलकत्ता, नवाखली, मथुरा आदि में भड़के, जिसके दौरान हिंदुओं, सिखों व मुसलमानों ने एक दूसरे की हत्याएं की। लूटपाट, आगजनी, महिलाओं पर अत्याचार, संपत्ति का अपहरण आदि घटनाओं को अंजाम दिया। गांव के गांव जला दिए गए। पुलिस व सेना ने भी दंगाइयों को खदेड़ने की बजाय उनको सहारा दिया और झूठी अफवाहें फैलाई गई और दंगों के दौरान 2 से 3 लाख हिंदुओं व इतने ही मुसलमानों को मार डाला। लगभग 30,000 हिंदू था सिख स्त्रियों व 15,000 मुसलमान स्त्रियों को अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी और बड़ी संख्या में लोगों को अपहरण किया, धर्म परिवर्तन जबरन करवाया, जिसने मानव जाति को कलंकित कर दिया। देशांतरण में बचाव कार्य। 1947 में सांप्रदायिक दंगे अपनी चरम सीमा पर गए तो सरकारों के सामने भी दोनों देशों की सरकारों के मध्य 17 अगस्त 1947 को दंगों में फंसे लोगों को सुरक्षित एक दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए एक समझौता हुआ। इस कार्य के लिए पंजाब सीमा बल का गठन किया गया और लोगों को वहां से निकालने का कार्य किया। पंजाब सीमा बल की सफलता के बाद निर्णय लिया गया कि देशांतरण का कार्य सेना को सौंपा जाए तथा 1 सितंबर 1947 को पंजाब सीमा बल को समाप्त कर दिया गया तथा मिलिट्री इवैक्यूएशन और ऑर्गेनाइजेशन का गठन 4 सितंबर 1947 को किया गया और इस संगठन ने काफ़ी लोगों को भारत में पहुंचाया। मोटर गाड़ियों द्वारा पहुंचाया गया, किसी को रेलों के द्वारा पहुंचाया गया, पैदल देशांतरण भी करवाया गया, हवाई मार्गों के द्वारा भी लोगों को लाया गया। उसके बाद कई प्रकार के राहत कार्यक्रम चलाए और भारत सरकार ने इस एक कर्तव्य को बखूबी अंजाम दिया। 1947 में राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की और विभिन्न सरकारी भवनों, विद्यालयों एवं स्थानों का प्रयोग शरणार्थियों के कैंपों के लिए किया गया। उनके लिए तंबू लगाए गए। कुरुक्षेत्र में केंद्रीय कैंप खोला गया और जो शिविर थे अमृतसर, अटारी, गुरदासपुर, खेमकरण, जालंधर, लुधियाना व अम्बाला में कैंप बनाए गए। कैंपों में कपड़ा, भोजन, दाल, आटा, नमक, तेल, दवाइयाँ मुफ्त दी गई और पुनर्वास का कार्य जोर शोर से बढ़ाया गया। शिविरों की संख्या कम होती गई। इसके बाद धन से सहायता की, लोगों की घरों को बांटे गए, अन्य कार्य भी किए गए। पाकिस्तान में जो लोग भूमि छोड़कर आए थे वह अत्यधिक उपजाऊ था, सिंचित थी और भारत में ज़मीन कम उपजाऊ थी, परंतु सरकार ने इस समस्या को काफ़ी तत्परता से हल किया। बड़े पैमाने पर चकबंदी कार्यक्रम लागू किया गया और विभिन्न किसानों को सिंचाई के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें सिंचाई के प्रबंधन के लिए सहायता भी प्रदान की गई। घरों का आवंटन किए गए। भारत से जो मुस्लिम शरणार्थी यहाँ से गए थे उनके घरों की संख्या 1,12,000 थी, जबकि जो आए थे पाकिस्तान से जो सिख व हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए उन्होंने 1,54,000 घरों को वहाँ पर छोड़ा था। इस प्रकार सरकार के पास घरों की संख्या कम थी और सरकार ने इसके लिए भी जो घर थे उनको शरणार्थियों में बांट दिया और बाकी जो कुछ लोग थे उन्हें शहरों के आसपास नगरीय आवासीय कॉलोनियाँ
और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जहां पर शरणार्थियों को घर दिए गए। अनेक नगरों की स्थापना हुई। भारत में आने वाले शरणार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में मकान नहीं थे। सरकार ने कुछ नए नगर बसाए जिनमें नीलोखेड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, गांधीधाम, खन्ना, राजपुरा, उल्लासनगर व सरदार नगर तथा गोविंदपुरी और हस्तिनापुर नगर बसाए गए। रोजगार तथा योजनाएं चलाई गई। व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की स्थापना की गई। रोजगार एवं कार्यालयों की स्थापना की गई। रोजगार कार्यालय की स्थापना की और वहां पर डाटा लिया गया कि कितने लोगों बेरोजगार हैं। 9 लाख लोगों द्वारा आवेदन पत्र जमा कराए गए और रोजगार कार्यालयों ने 1,66,900 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। सरकार ने विस्थापितों को भी पुनः सरकारी सेवा में लिया जो विस्थापन से पहले पाकिस्तान में सरकारी कार्यालयों में थे। ऐसे 80,000 लोगों को रोजगार दिया गया। उसके बाद जो बड़े बड़े जो सिख व हिंदू थे जो लाहौर, गुजरांवाला आदि में बड़ी बड़ी प्रतिष्ठानों के स्वामी एवं जमींदार थे और भारत आते समय अपने लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति वहाँ छोड़ आए, तो भारत की सरकार ने भी उन पाकिस्तान सरकार से ये मुआवजा लेने के लिए बात की, लेकिन सरकार ने कोई आश्वासन नहीं मिला। तो भारत सरकार ने अपना कर्तव्य समझा और उन्होंने ऐसे शरणार्थियों को मुआवजा दिया। अनाथ बच्चों व महिलाओं की सहायता की गई और इसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान से भी विस्थापित आए थे, उनमें भी काफ़ी संख्या में शरणार्थी आए। शेष 1,12,00,000 के आसपास हिंदू पूर्वी बंगाल में ही रह गए। उनकी मान्यता कि वे वहीं रहकर उन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मिलेंगी, परंतु धीरे धीरे वहाँ की सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया और शेष लोगों ने भी पाकिस्तान को छोड़ना आरंभ कर दिया था। 1948 में 7,40,000, 1949 में 2,31,000 शरणार्थी भारत में आए और इनके लिए भी पुनर्वास की व्यवस्था की गई। इनके लिए भी अवैध आवासीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। दंडाकारण्य आवास योजनाएं चालू की गई। देशांतरण के काफ़ी प्रभाव पड़े। शरणार्थियों ने अनेक समस्याओं का सामना किया। हालांकि भारत सरकार और पंजाब सरकार के प्रयासों से अनेक समस्याओं का समाधान भी हुआ लेकिन उसके कई प्रभाव पड़े। उसका सामाजिक प्रभाव था सबसे बड़ा नैतिक पतन। विभाजन के कारण लोगों का नैतिक पतन हुआ। जबरदस्ती देशांतरण से बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने लोगों के नैतिक स्तर को गिराया। कानून व्यवस्था बिगड़ जाने से सामाजिक तथा नैतिक पाबंदियों का भय खत्म हो गया। पंजाब में लगभग 50,000 महिलाओं का अपहरण किया गया। सामुदायिक दंगों, हत्याओं, लूटपाट एवं आगजनी ने लोगों के नैतिक स्तर को गिरा दिया। दूसरे धर्म के लोगों के बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों का कत्लेआम नैतिक पतन का उदाहरण है। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आया। लोगों के भौतिक, भौगोलिक, सामाजिक रूप में नया परिवर्तन आया। उनके मन में हीनता की भावना जागृत हो गई थी। पश्चिमी पंजाब में हीन भावना के कारण कुछ लोग भिखारी, वेश्यावृत्ति, चोरियां, डकैतियों में लग गए थे, क्योंकि अनेक शरणार्थियों ने नए क्षेत्र में अपने आप को अकेला पाया और वो उनमें हीनता की भावना आ गई थी। ग्रामीण प्रथाओं पर चोट हुई। विभाजन से पंजाब में सदियों पुरानी ग्रामीण परंपराओं को गहरा आघात पहुंचा, जिससे भाईचारा, सामाजिक बंधन व रीति रिवाज समाप्त हो गए थे। सामाजिक उत्थान। विभाजन के उपरांत होने वाले देशांतरण एक नई सभ्यता व संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। एक दूसरे की आदतों से परस्पर सीखें। जैसे पंजाब में रोहतक के जाटों में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों में वो संकुचितता नहीं थी, जिससे पर्दा प्रथा का प्रचलन कम हुआ। इसी प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू व सिख व्यापारियों ने पंजाब के व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की। राजनीतिक व प्रशासनिक प्रभाव भी था। पंजाब सूबे के क्षेत्रफल में कमी। पंजाब का विभाजन हुआ तो उसमें कुल उस वक्त केवल उसमें 29 ज़िले थे, जिनमें से 16 ज़िले पाकिस्तान के पंजाब में चले गए, जबकि 13 ज़िले भारत के पंजाब में रहे। तो भारत का क्षेत्रफल छोटा था और इसका क्षेत्रफल 37,428 वर्ग मील तथा जनसंख्या 12.5 मिलियन यानी 126 लाख थी। और विभाजन के बाद जिसमें 51.9% हिंदू,
39.7% सिख, हरिजन 6.9% तथा ईसाई 0.2% थे। और इनकी लेकिन जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद यहाँ सिखों की प्रधानता हो गई थी। सांप्रदायिक व अल्पसंख्यक समस्याओं का भी समाधान हुआ। जो पाकिस्तान से जो सिख व हिंदू भारत आए थे, इन दोनों राज्यों में सांप्रदायिकता व अल्पसंख्यकता संबंधित समस्याएं समाप्त हो गई थी। जनसंख्या के प्रत्यार्पण से सिख जो संयुक्त पंजाब में अल्पसंख्यक थे वो 13% थे, अब पूर्वी पंजाब में 30% बहुलता में हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप एक नई पंजाबी भाषा का उदय हुआ। प्रशासनिक क्षेत्र में भी अव्यवस्था फैली, क्योंकि पंजाब के विभाजन से सरकारी कार्यों में देर होने लगी और नए सूबे का गठन हुआ और इसमें सरकारी काम पर अधिक कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ आ गया था, जिससे अव्यवस्था फैल गई थी। नई राजधानी की स्थापना। विभाजन के बाद कुछ समय के लिए शिमला को पंजाब की नई राजधानी बनाया, परंतु पंजाब के प्रमुख स्थानों से दूर होने के कारण अव्यवस्था फैल गई, इसलिए नई राजधानी की स्थापना हुई और शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में रोपड़ के निकट नई राजधानी के रूप में चंडीगढ़ की स्थापना की जाए। यह पंजाब के सभी महत्वपूर्ण स्थानों से लगभग समान दूरी पर था। दिल्ली, हिसार, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः शीघ्र ही चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी के रूप में विकसित किया। भारत पाकिस्तान जल विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच जल संबंधी झगड़ा था और विभाजन ने ब्रिटिश काल के दौरान विकसित नदी सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित किया और भारत में नई परियोजना से 260 लाख एकड़ भूमि सिंचित थी और तथा इस पर 260 लाख से अधिक लोग आधारित थे, जो संपूर्ण इटली की जनसंख्या से भी अधिक थे। भारत ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ती नदियों से नहरें निकाल ली और इनमें पानी की कमी आई, जिससे पाकिस्तान ने विरोध किया। लंबा गतिरोध चला, जबकि विश्व बैंक के प्रयासों से 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसमें भारत को सिंधु नदी के पानी का 20% प्राप्त हुआ। इसके आर्थिक प्रभाव भी पड़े। पंजाब की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा। कुशल कारीगरों की कमी हुई। पंजाब में रहने वाले मुसलमान कारीगर विभिन्न व्यवसायों, वस्त्र उद्योग, धातु और यांत्रिकी उद्योग में थे, वो पाकिस्तान चले गए तो अनेक उद्योग भी ठप हो गए थे। अनाज की समस्या हो गई थी, क्योंकि पंजाब काफ़ी छोटा रह गया था। 35,000 टन कम अनाज का उत्पादन होने लगा था। छोटे किसानों का शोषण हुआ और यद्यपि आर्थिक विकास भी हुआ, पर पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हिंदू व सिखों ने एक नए उत्साह के साथ कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि में कड़ी मेहनत की और परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ा। शीघ्र पंजाब आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता चला गया। सारांश में हम कह सकते हैं कि विभाजन ने भारत की समस्याओं को बढ़ाया। विभाजन से कृषि, व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्र में गिरावट आई। बड़ी संख्या में हिंदुओं व सिखों के भारत की तरफ आने से सरकार को उनके पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं बनानी पड़ी। उन्हें भूमि दी गई, उन्हें मुस्लिम आबादी द्वारा छोड़े गए घरों का आवंटन किया। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने विभिन्न प्रांतीय सरकारों से मिलकर कुछ नए नगर बसाए। उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं चलानी पड़ी, परंतु पाकिस्तान से होने वाला विस्थापन भारत सरकार के लिए आज भी एक बड़ी समस्या है। तो आज हमारा ये BA सेकेंड ईयर का सिलेबस ख़त्म होता है। कल कुछ नई जानकारी के लिए आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।